हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 13 महासागरीय जल के 3 और 5 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। केवल आपको प्रश्न समझने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इंपॉर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि महासागरीय जल की लवणता क्या है, या लवणता से आप क्या समझते हैं, या महासागरीय लवणता क्या है, किसे कहते हैं। व्हाट इज द साइलेंटी ऑफ ओशियन वाटर। तो यह है क्या, तो लवणता समुद्री जल का खारा जल होता है, उसे लवण कहते हैं। ऐसा उसमें उपस्थित लवणता के कारण है। समुद्र का खारा पानी क्यों है, उसकी लवणता के कारण समुद्र का पानी खारा होता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 ग्राम या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे क्या 1000 प्रति ग्राम या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय मगन तट किसे कहते हैं। महाद्वीपीय मगन तट कंटेंट सेल्फ, तो ये किसे कहते हैं। तो महाद्वीपीय मगन तट कॉन्टिनेंटल सेल्फ महाद्वीपों के वे भाग हैं जो समुद्र में डूबे हुए हैं। क्या है ये, समुद्र में वो भाग जो डूबे हुए हैं महाद्वीपीय मगन तट के नाम से जाने जाते हैं या कहलाते हैं। इसकी अधिकतम गहराई सामान्यतः 200 मीटर कितनी होती है, 200 मीटर होती है, तथा ढलान सामान्य होता है। इसकी ढाल प्रवणता 1 डिग्री कितना 1 डिग्री या उससे भी कम होती है, और इसकी चौड़ाई है इसके ढाल पर निर्भर करती है कि कितना चौड़ा ढाल है, उसी हिसाब से इसकी चौड़ाई निर्भर करती है। परिणाम स्वरूप इसकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। फिर भी इसकी जो औसत चौड़ाई है, औसत समझते हो, औसत का मतलब है सामान्यतः जो औसत होती है वो 80 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय सेल्फ त्रिव ढाल पर समाप्त होता है, जिसे सेल्फ अवकाश कहते हैं, यानी मगन तट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीरीय सागरीय मैदान किसे कहते हैं। डीप सी प्लेन। व्हाट इज डीप सी प्लेन किसे कहते हैं। तो महाद्वीपीय ढाल समाप्त होते ही ढाल मंद पड़ जाता है और गंभीर सागरीय मैदान शुरू हो जाता है, जिसे नितल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, नितल मैदान कहते हैं। यह एक विस्तृत यानी बहुत बड़े समतल क्षेत्र होता है जिसका ढाल 1 डिग्री अंश से भी कम होता है। महासागरों की तली का लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है। ये लगभग सभी महासागरों और बहुत से समुद्रों में उपस्थित हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका, गाद उनसे ढके रहते हैं। अगला प्रश्न है कि नितल पहाड़ियों से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। तो व्हाट इज मींट बाय लो हिल्स। नितल पहाड़ियाँ किसे कहते हैं। तो नितल पहाड़ियाँ या समुद्री पर्वत सी माउंट महासागरीय नितल पर हजारों की संख्या में ऐसी पहाड़ियाँ पाई जाती है। नितल माने जमीन के अंदर समुद्र में भीतर जो समुद्र के जल में डूबी हुई हैं, जिनका शिखर नितल से 1000 मीटर से भी अधिक ऊपर उठा होता है, उन्हें समुद्री पर्वत या नितल पहाड़ियाँ कहते हैं। तो नितल पहाड़ियाँ किसे कहते हैं कि जो समुद्र में डूबी हुई हजारों पहाड़ियाँ हैं, वो समुद्री पर्वत या नितल पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। सपाट सीट वाले पर्वतों को गाई आउट के नाम से जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गाई आउट क्या है, गाई आउट, तो यह है सपाट मतलब समतल शीर्ष वाले पर्वतों को गाई आउट कहते हैं। इन सभी आकृतियों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा होता है। सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ प्रशांत महासागर में हैं। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है
यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, कौन से महासागर में है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जलमग्न कैनियन क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। व्हाट इज सब मैरीन कैनियन। तो महासागरीय नितल पर जलमग्न तीर डालों वाली गहरी तथा सकड़ी घाटियों अथवा गहरे गार्ज का मतलब खड्डा को जलमग्न कैनियन के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल, मगन ढाल तथा गंभीर सागरीय मैदान पर अधिक पाए जाते हैं। शेयर्ड तथा बेयर्ड के अनुसार विश्व में 102 कैनियन है। कितने कैनियन है वर्ल्ड में? 102 कैनियन है। सबसे अधिक कैनियन कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। संसार में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में, कहाँ पर? बेरिंग सागर में बेरिंग, प्रीलाफ तथा जेमचुक पाए जाते हैं। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन है। कौन सा कैनियन है? यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। तो यह है हडसन कैनियन है, जो हडसन नदी के मुहाने से शुरू होकर अटलांटिक महासागर तक चला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कि महाद्वीपीय ढाल क्या है या किसे कहते हैं। तो महासागरीय बेसिनों तथा महाद्वीप के निगम तट को मध्य स्थित भाग को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इसकी प्रवणता 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य होती है तथा इसकी गहराई 200 से 300 मीटर के बीच होती है। इसकी प्रवणता 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य और गहराई होती है 200 से 300 मीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री टीला क्या है। उदाहरण के सहित आपको बताना है, यह समुद्री टीला क्या है या किसे कहते हैं। समुद्री टीले से आप क्या समझते हैं, इस तरह से प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज ए सी माउंट, राइट विद एक्सप्लेन्स। तो इसकी व्याख्या करनी है, उदाहरण देके बताना है। तो समुद्री टीला नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है। क्या है? नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से, जो समुद्र के तल से ऊपर की ओर उठता है, लेकिन महासागरीय सतह तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र की तल से 3000 मीटर से 4500 मीटर तक हो सकती है। उदाहरण के लिए एम्पेयर समुद्री टीला है जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का एक विस्तार है, फैला हुआ है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन कि महासागरीय जल की लवणता किन कारकों से प्रभावित होती है। इसका क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। तो व्हाट फैक्टर अफेक्ट द salinity of ocean water and described the horizontal distribution of salinity। तो विभिन्न स्थानों पर, मानिए अलग अलग स्थानों पर विभिन्न मात्रा में, अलग अलग मात्रा में लवणता पाई जाती है। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक है जल की आपूर्ति। ये क्या करता है? लवणता को प्रभावित करता है। कैसे? ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा लवणता कम पाई जाती है या होती है। ठंडे जल में लवणता कम होती है और गर्म जल में अधिक होती है। नदी के मुहानों पर लवणता कम मिलती है, नदी के तट पर। दूसरा है वाष्पीकरण की मात्रा। ध्रुवों व उच्च अक्षांशों पर कम, जबकि करक एवं मकर वृत्त पर अधिक वाष्पीकरण होता है, क्योंकि ध्रुवों पर ठंड पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तो वाष्पीकरण नहीं होता है। जहाँ वाष्पीकरण अधिक होगा लवणता अधिक होगी, और जहाँ वाष्पीकरण नहीं होता है वहाँ लवणता कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला पॉइंट है कि महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं भी जल की लवणता को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराओं में लवणता कम और गर्म जल धाराओं में लवणता अधिक पाई जाती है। और लवणता का क्षैतिज वितरण है कि विश्व के विभिन्न सागरों में जल के लवणता का वितरण भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जो इस प्रकार है, इसका वर्णन इस तरह से है खुले सागरों में। तो करक तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक है, जो पीछे बताया था आपको। क्यों है? क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण
अधिक होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, गर्मी होती है, इसलिए वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर लवणता अधिक होती है। दूसरा है अधिक वर्षा होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है। ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी गिरेगा और वहाँ पर खारे पानी की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट कारण है कि ध्रुवों के समीप लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। उसका एक कारण तो यह है कि वहाँ पर क्या है, सीधी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, और दूसरा है बर्फ़ के समुद्र में मिलने के कारण भी यह लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती है और समुद्र में मिलती रहती है, इसलिए। अगला प्रश्न, महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, या वे कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी वस्तुओं की भांति महासागरीय जल को ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही मिलती है, सूर्य से ही प्राप्त होती है। समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। समुद्री जल का तापमान हमेशा एक सा नहीं रहता है, यह समय तथा स्थान के अनुसार बदलता रहता है। अब महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये इस तरह से हैं। पहला कारक है अक्षांश है, लैटिट्यूड। दूसरा है प्रचलित पवनें। तीसरा कारण है महासागरीय धाराएं। चौथा कारण है समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव। पांचवा जो रीजन है वो है लवणता। और छठा है पलावी हिमखंड तथा पलावी हिमशैल। ये महासागरों के तापमान को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, समुद्र से नीचे जाने पर तापमान की किन परतों का सामना करना पड़ेगा, या किन करेंगे हम अगर तापमान नीचे समुद्र से नीचे की ओर जाएंगे? तो गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है, ये आपको बताना है। वाई लेयर्स ऑफ टेम्परेचर विल यू एनकाउंटर व्हेन यू गो डाउन फ्रॉम द ओशियन, वाई डज टेम्परेचर वेरी विद डेप्थ? तो इसका मतलब है कि समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु हैं, सभी जानते हैं। वह अन्य तत्व समाहित होते हैं जो कि समुद्री तापमान के द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे समुद्री तापमान में भिन्नता आती जाती है, आती रहती है। समुद्र के नीचे जाने पर निम्नलिखित परतों का सामना हमें करना पड़ेगा। कौन कौन सी परतें? पहला है प्रथम स्तर पर, फर्स्ट लेवल है, उस पे यह महासागरीय जल का सबसे ऊपरी गर्म स्तर, मतलब ऊपर का पानी गर्म होता है, उसको प्रदर्शित करता है। इसकी मोटाई लगभग 500 मीटर या होती है, और यहाँ का जो तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दूसरा जो सेकंड स्तर है, सेकंड लेवल है, वो है थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता कहलाता है, जो सेकंड लेवल है। इसकी विशेषता यह है कि यह गहराई बढ़ने के साथ में तेजी से तीव्र गति से तापमान इसका घटता है, और इसकी मोटाई है वो 500 से 1000 मीटर के बीच तक पाई जाती है। पहली ले 500 तक है, दूसरी 500 से 1000 के बीच है। और तीसरा स्तर थर्ड लेवल है, वह है कि यह स्तर बहुत अधिक ठंडा होता है तथा गंभीर सागरीय तली तक फैला हुआ है, विस्तृत है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय मैदान तक फैली हुई है, विस्तृत है। इसमें ऊष्मा सीधे सूर्य से प्राप्त नहीं होती, बल्कि क्या होता है, संचलन द्वारा निचले भागों को प्राप्त करती है या होती है। अगला प्रश्न, जल चक्र क्या है? इसे आप चित्र के माध्यम से समझाइए। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और जल चक्र क्या है ये भी पूछा जा सकता है, और चित्र सहित व्याख्या कीजिए, तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जल चक्र करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर कार्यरत एक चक्र है। इसमें जल अपनी
अवस्था और स्थान निरंतर मतलब लगातार बदलता रहता है, और चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से वापस महासागर में पहुंचता रहता है। महासागरों के तल से जल का वाष्पीकरण होता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर धरती पर वर्षण के रूप में आती है। यही जल नदियों के रास्ते वापस महासागर में पहुंच जाता है। जल के इसी चक्र को जल चक्र कहा जाता है। इस प्रकार जल चक्र स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को एक दूसरे से जोड़े रहता है। तो ये आप जल चक्र के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चित्र के माध्यम से इस तरह से समझाया जा सकता है। कैसे कि ये महासागर है, समुद्र है, ये यहाँ से वाष्पीकरण होगा, उड़ेगा, और यहाँ पर बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो फिर क्या होगा, आर्द्र वायु है वो संचित होगी, और फिर बारिश के रूप में पानी वापस यहाँ पर संघनन होगा। संघनन होके बारिश के रूप में पानी नीचे आएगा, और फिर तालाबों, झीलों में और नदियों आदि में आ जाएगा, और वहाँ से फिर उन्हीं के माध्यम से रिश्ता हुआ है भूमि जल और सागर की ओर प्रवाह होगा, और वापस समुद्र में आ जाएगा। इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अगला प्रश्न है कि ताप प्रवणता या जिसे थर्मोक्लाइन तथा लवण प्रवणता, जिसे एलोक्लाइन के नाम से जाना था, इसमें क्या अंतर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ग्रेडियंट यानी थर्मोक्लाइन एंड साइलेंटिक ग्रेडियंट यानी हेमोक्लाइन, इनमें क्या अंतर है। तो ताप प्रवणता एवं लवण प्रवणता उस स्तर का द्योतक है जहाँ तापमान व लवणता में तेजी से क्रमशः गिरावट या वृद्धि होती है। तेजी से गिरावट भी होती है, बढ़ता भी है। समुद्रों में ये दोनों परतें 500 से 1000 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। ताप प्रवणता परत तेजी से गिरते हुए तापमान को बदलती हैं, जबकि लवण प्रवणता क्या है कि ताप प्रवणता तेजी से गिरते हुए तापमान को बदलती हैं, जबकि लवण प्रवणता है वो तेजी से बढ़ती हुई लवणता को दिखलाती है, खारे पानीपन को। तापमान और लवणता दोनों ही समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करते हैं, जिससे महासागरीय जल का स्थिरीकरण होता है। उच्च घनत्व वाला जल निम्न घनत्व वाले जल के नीचे चला जाता है तथा महासागरों में जल धाराओं के जन्म का कारण बनता है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर प्रश्नों को समझकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से प्रश्नों को याद करके देखकर परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ में सफलता प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।